नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 17,656 हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना के 14,255 एक्टिव केसेस हैं और देश में अब तक 2,842 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 559 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं यूपी में लगातार कोरोना का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 1,184 हो चुकी है। यूपी में अब तक कोरोना के 1,026 एक्टिव केसेस हैं। 1,184 कोरोना मरीजों में 814 तबलीगी जमाती हैं। यूपी में अब तक 140 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और यूपी में कोरोना से अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 52 जिले कोरोना वायरस की चपेट में हैं। यूपी में 12,183 मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण हैं और यूपी में 14 लैब में हो रही है कोरोना सैंपल्स की जांच। तो किस जिले में कितने मरीज हैं, ये भी आपको हम विस्तार से बताते हैं। आगरा में 241 मरीज, लखनऊ में 167, गाजियाबाद में 46, नोएडा में 100, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर में 60, मुरादाबाद में 58, बनारस में 14, शामली में 26, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 75, बरेली में 6, बुलंदशहर में 18, बस्ती में 19, हापुड़ में 17, गाजीपुर में 6, आजमगढ़ में 7, फिरोजाबाद में 58, हरदोई में 2, सहारनपुर में 72, शाहजहांपुर में 1, बांदा में 2, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर में 3, रायबरेली में 2, औरैया में 7, बाराबंकी में 1, कौशाम्बी में 2, बिजनौर में 26, सीतापुर में 17, मथुरा में 6, बदायूं में 13, रामपुर में 15, मुजफ्फरनगर में 5, अमरोहा में 17, भदोही में 1, इटावा में 3, कासगंज में 3, संभल में 7, उन्नाव में 1, कन्नौज में 6, संत कबीर नगर में 1, मैनपुरी में 4, गोंडा में 1, मऊ में 1, एटा में 3 और सुल्तानपुर में 1 मरीज है। तो किस जिले में कितनी मौतें हुई हैं, ये भी आपको बताते हैं। बस्ती में 1, मेरठ में 3, बनारस में 1, बुलंदशहर में 1, मुरादाबाद में 3, आगरा में 6, कानपुर में 1, लखनऊ में 1 और फिरोजाबाद में 1 व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 100 हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 3 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हैं। शहरी काउंटी की 33 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव है। सेक्टर 55 में 61 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव है। सेक्टर 34 में 52 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव है। स्वास्थ्य विभाग को आज मिली है 95 रिपोर्ट्स में 3 पॉजिटिव रिपोर्ट्स, 92 नेगेटिव भी हैं। सभी तीनों सेक्टर्स को पूरी तरीके से सील करके हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। ललित पंडित अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कोरोना का प्रकोप जनपद में लगातार बढ़ता जा रहा है और आज जो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 3 मरीज मिलने के बाद में जनपद की जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की 100 पहुंच जाती है। लगातार जो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं, साथ में यहाँ पर जिला प्रशासन भी आज पूरी तरह से जनपद के अंदर मुस्तैद दिखा। पूरी तरह से पुलिस फोर्स के द्वारा जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा करके जो चेकिंग अभियान चलाया गया है। जगह जगह पर पुलिस की तरफ से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लोग जो लॉकडाउन है लॉकडाउन का प्रॉपरली पालन करें। लेकिन साथ में जो आज जो 3 मरीज मिले, पहले उनकी जानकारी मैं बता दूं। एक 33 वर्षीय महिला है जो कि चेरी काउंटी की निवासी है, वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। 61 वर्षीय महिला है जो कि सेक्टर 55 नोएडा की निवासी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। और एक 52 वर्षीय महिला जो सेक्टर 24 बी ब्लॉक की निवासी है, वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। तो अभी तक जो 97 जो कल तक मरीज थे, उसके बाद में आज जो 3 मरीज मिले हैं, उसके बाद में जो जनपद में कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़कर के अभी 100 हो गई है। और इसके बाद में जो एक बड़ी चीज है कि जो तीनों सेक्टर्स हैं, इन तीनों सेक्टर्स को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए तीनों सेक्टर्स को पूरी तरह से 3 बजे तक सील कर दिया गया है। इन यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का कार्य नोएडा अथॉरिटी और जो नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, क्योंकि एक जो सेक्टर है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है, बाकी 2 नोएडा अथॉरिटी के अंदर है। तीनों में नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करा दिया गया है। साथ में सभी लोगों को जो यहाँ पर अपना राशन वगैरह जो खाद्य सामग्री है उसको उपलब्ध कराने के लिए उनको नंबर की चलिए, बिल्कुल ललित, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देश में लॉकडाउन के बीच में कुछ जगहों पर छूट भी दी गई है, लेकिन अब हम आपको यूपी बॉर्डर की जो तस्वीरें दिखाएंगे वो देखकर न सिर्फ आप दंग रह जाएंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर लोग समझने का नाम क्यों नहीं लेते। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक घर में रहने की अपील करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कोरोना संकट में भी घूमने का शौक चढ़ा हुआ है। इसीलिए आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर गाड़ियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। सवाल यही है कि क्या हम ऐसे कोरोना से लड़ पाएंगे? क्या हम अपने और अपनों के लिए घर में बैठ नहीं सकते हैं? क्या हमारे लिए ये इतना मुश्किल हो रहा है? तो ये यूपी बॉर्डर गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर थोड़ी छूट क्या दी गई, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इसी इंतजार में बैठे हुए थे। अब सभी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं इन सभी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी और बाहर निकलना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि बीमारी कितनी गंभीर है। जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ती है इंसान को समझ में नहीं आता है, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर नहीं पड़ेगी, पूरे परिवार को लेकर आप डूबेंगे, आसपास के इलाके को लेकर डूबेंगे, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो चुका है कि आपको घरों पर रहना है, जिंदा रहना है। ये किसी को समझ में नहीं आता। पूरे देश में सख्ती के साथ में लॉकडाउन का पालन करवाया गया। कुछ जगहों पर इलाके में मरीजों को देखते हुए, गिनती को देखते हुए छूट दी गई, लेकिन इस छूट का अगर आप इसी तरीके से गलत फायदा उठाते रहेंगे तो आपको उसी सख्ती का सामना करना पड़ेगा जो सख्ती आप अभी तक झेल रहे थे। आप इसे प्यार से झेलिए या फिर आप दुखी होकर झेलिए, रोकर झेलिए, गुस्से में झेलिए, लेकिन आपको इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि सवाल आपकी जिंदगी का है। एक पल को घूमने के लिए आप अपने घरों से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जो बीमारी आप अपने घर में लेकर आएंगे आप दूसरा दिन नहीं देख पाएंगे। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम बार बार आपसे रोजाना यही अपील करते रहे कि हमारा काम है घरों से बाहर निकलना, लेकिन आपके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और आप इस तरीके से सैर सपाटा करें ऐसे माहौल में जहां देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई आपसे यही अपील कर रहा है कि आप अपने घर पर रहिए, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है जिसकी बानगी आपके सामने है। एक दिन हुआ है छूट मिले हुए और नजारा यह है कि जाम लगा हुआ है। आज देश कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया। लेकिन लॉकडाउन में बहुत से लोग 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे। ऐसे में देश भर में सक्षम लोगों द्वारा भंडारों का इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी की सबसे बड़ी नगरपालिका लोनी के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता मनोज धामा, मौजूदा चेयरमैन रंजीता धामा समेत रोजाना लगभग 10,000 जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। लॉकडाउन का पालन हो और भीड़ इकट्ठा ना हो, उसके लिए घर घर खाने के पैकेट सप्लाई किए जाते हैं, जो बेहद सराहनीय है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग मजलूम हैं, जो इस समय पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके पास में खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, ऐसे ही तमाम लोग हैं मनोज धामा जैसे, जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मदद करके 2 वक्त का खाना उन तक पहुंचा रहे हैं। उनको इस बात का एहसास करा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई आमदनी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस देश में आप भूखे रह जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ज़रूरत के लिए आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको 2 वक्त का खाना खिलाएंगे। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तो हमारे देश में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। ये संकल्प मनोज धामा जैसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिया है, जो पूरा भी कर रहे हैं। जितने सक्षम हैं उतना वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट दीपक शर्मा सेंट्रल जेल दिल्ली ने लोगों से अपील की है, वो भी आप सुनिए। नमस्कार साथियों, आज पूरा भारत कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। मैं दीपक शर्मा आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस समय घबराएं नहीं, इसका डटकर सामना करें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, बाहर जाने से बचें, अधिक समय अपने घर पर बिताएं, अपनी इम्यूनिटी का विशेष ध्यान रखें, कोरोना वॉरियर्स का पूरा सहयोग करें।
याद रखिए, आपके सहयोग और आपकी सावधानी से कोरोना की इस लड़ाई में हमारी जीत होगी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हमसे ये देश है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से हमारे संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने बातचीत की है। संजय कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ बेहतर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं और हमारा मुख्य मकसद मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज देना है। बिहार सरकार के द्वारा शुरू किए गए डोर टू डोर स्क्रीनिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर इसको शुरू किया गया, ये काफी कारगर है। इसकी शुरुआत 16 अप्रैल से की जा चुकी है और लगभग 2 करोड़ लोगों की लाइन लिस्टिंग भी की जा चुकी है। इसके अलावा पटना में एक केस का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिलने के सवाल पर प्रधान सचिव ने बताया कि ये हमारे लिए चिंता का सबब है और हम लोग इस पर हर तरीके से इसका पता लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो काफी जरूरी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हो रहे हमले को लेकर उन्होंने साफ कहा कि कोरोना को सामूहिक इच्छा शक्ति से ही जीता जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मचारी आपकी मदद के लिए हैं, वो लोग आपके बेहतर उपचार के लिए हैं, इसीलिए इनको काफी सहयोग करना पड़ेगा, इनके प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा ताकि हम लोग उचित समय पर सही फैसला कर पाए। अब तक हमारे पास कुछ 96 केसेस आए हैं कल देर शाम तक, और उसमें से 2 की मृत्यु हुई है और बाकी 94 में से अब तक 42 व्यक्ति ठीक होकर के क्योर होकर के घर भी चले गए। तो एक है कि हमारे पास जो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम बेहतर से बेहतर क्लिनिकल ट्रीटमेंट दें। और हमारे पक्ष में एक बात और है कि अधिकांश जो पेशेंट्स हमारे बीच आए हैं कोरोना से प्रभावित होकर के, उनकी उम्र कम है, 25 से 35 वर्ष के बीच में अधिकांश हैं जी। मीडियन एज 27 वर्ष है, तो लोग यंग हैं, शरीर में प्रतिरोध की शक्ति है जी, और बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो लोग जल्दी अच्छे होकर के स्वस्थ होकर के वापस जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक सुखद संकेत है। सर, एक जो स्कीम देख रहे हैं बिहार सरकार की जो काफी चर्चित है अभी, पल्स पोलियो के अभियान पर ये जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है, ये pहली बार बिहार सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। सर, ये किस हद तक कारगर है? सर, ये नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इसे राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और कि हम पोलियो अभियान की हमारे पास मेमोरी है, हमारे सभी कर्मी इसको जानते हैं कैसे करना है और हम लोग हर घर में जाकर के हम लोगों ने ऐसी बात की थी। तो ये निर्णय हुआ कि जो हमारे 4 जिले हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और सिवान, तो यहाँ पर डोर टू डोर हर एक जिले में हर एक घर में किया जाए। और इसके अलावा जहाँ पर कोविड के पेशेंट आए हैं उनके घर को यदि केंद्र माना जाए तो उससे 3 किलोमीटर की दूरी में जितने भी घर हैं सब घर में स्क्रीनिंग की जाए। और 1 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक जो 22,000 से 23,000 फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे पास आए हैं उनके गाँव को भी हम लोग इसके तहत। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी को पत्र भेजकर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। आप जैसे यशस्वी और कर्मठ पुत्र के पिता के रूप में वो एक गौरव पुरुष थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, आपके पूर्व आश्रम में हुई इस क्षति के बारे में जानकर गहरी पीड़ा हुई है। पीएम मोदी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की को चीर शांति प्रदान करने की कामना की है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं मुख्यमंत्री के लौकिक और वृहद धर्म परिवार के साथ में है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये लेटर में लिखा है। तो वहीं पिता के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सब्र का बांध आज टूट ही गया। पिता को याद करके सीएम नहीं रुक पाए। अपने आंसुओं का सैलाब आज बहता नजर आया। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लॉकडाउन की वजह से पिता के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाएंगे सीएम। अपने पिता के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई ट्वीट किए हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख और शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन से ही उन्होंने ही मुझे दिया। एक और ट्वीट किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, अंतिम क्षणों में पिताजी के दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं दर्शन नहीं कर सका।
कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पाऊंगा। पूजनीय मां पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में हिस्सा बने। एक और ट्वीट किया है, पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद में दर्शन रात जरूर जाऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का पार्थिव शरीर दिल्ली के एम्स उत्तराखंड के लिए दिन में रवाना हो गया था। आपको बता दें, कल उत्तराखंड में ही सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का अंतिम संस्कार होगा। देखिए हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव की एम्स से खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर को इस वक्त देखिए एम्स से एम्बुलेंस के जरिए उनके पैतृक जो निवास है पौड़ी में, उत्तराखंड के पौड़ी, वो ले जाया जा रहा है पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में। ये एम्बुलेंस, ये देखिए, ये पूरी एम्बुलेंस, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का पार्थिव शरीर है और उसको ले जाया जा रहा है। अब देखिए पूरी ये गाड़ियों का जो काफिला है, ये पूरी गाड़ियों का काफिला इस पार्थिव शरीर के साथ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के जो है पौड़ी, जो उनका पैतृक गांव है, वहां इसको ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह 10:44 पर एम्स में योगी आदित्यनाथ के पिता ने आखिरी सांस ली और वो लगातार 13 मार्च से एम्स में भर्ती थे। वो लीवर और किडनी की समस्या से पीड़ित थे और लगातार डॉक्टरों का जो पूरा पैनल है वो उनका उपचार कर रहा था, लेकिन कल रात उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको वेंटिलेटर पर ले जाया गया और आखिरकार आज सुबह 10:44 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास उत्तराखंड के पौड़ी ले जाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव बिष्ट के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, एम्स दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने भी शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी का आज निधन हो गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा उनके परिवार को ये दुख सहन करने की सामर्थ्य दें। माननीय योगी जी को जब ये समाचार मिला तो वे बैठक में थे, वो एक क्षण रुके और फिर अपने काम में लग गए। धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए। ओम शांति। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन की खबर के बाद में बनारस में शोक की लहर दौड़ी है। बनारस में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मैदागिन स्थित गोरखनाथ मंदिर में उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।